वो बीवी की तबीयत से वाकिफ थे। कहने लगे, तुमने फैसला तो खुद ही कर लिया है, मुझसे क्या पूछती हो। मियाँ का उंदिया लेकर आंटी ने बहन को हाँ कह दी। हबीब इस मामले से बेखबर अपने ख्वाब बुनता रहा। वो रोजाना दफ्तर जाता और एक माह बाद जब तनख्वाह मिलती तो वो एक पाई भी खर्च न करना चाहता। तमाम तनख्वाह चची के हाथ पर लाकर रख दिया करता ताकि जमा करती जाए, काम आएगी। दरअसल वो तमाम रकम अपनी शादी की खरीदारी पर खर्च करना चाहता था। वो ड्यूटी से लौटता तो नुशाबा इसकी मुंतजिर होती, जल्दी से खाना गर्म करके देती। कुछ दिनों बाद जुबैदा खाला फिर आ गई। कहने लगी, बहन मैं तो अपनी नौशी को अंगूठी पहना कर ही जाऊंगी। 2-3 दिन मिन्नतें की और अपनी बात मनवा ली। नुशाबा को पता चला तो माँ से बोली, मुझसे पूछ तो लिया होता, चुप रहो और मुंह मत खोलना, खाला जुबैदा सुन लेंगी। हमारे यहाँ लड़कियों से नहीं पूछा जाता। तुमको अच्छे बुरे की क्या समझ है, हम जो करेंगे सही करेंगे। इसी रोज शाम को नुशाबा की मंगनी हुई थी। गुज़श्ता रात ही मंगनी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। खाला जुबैदा पैसे वाली थी, जाकर बाजार से तमाम सामान खरीद लाई। नुशाबा को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मोहल्ले की तमाम सहेलियां इसके घर जमा हो गईं। हबीब दफ्तर से वापस आया तो घर का नक्शा ही और था। इसने पूछा, चची जान ये सब क्या है। वो बोली, बेटे नुशाबा की मंगनी हो रही है, सब कुछ जल्दी में हुआ, तुमको बता ना सकी। जुबैदा बहन बाजिद हो गई कि अभी के अभी करनी है, क्योंकि इन्होंने कल नवाबशाह लौट जाना है। हबीब ने मंगनी का लफ्ज़ सुना, इसका जिस्म सुन और ज़हन पारा पारा हो गया। इसकी तमाम उम्मीदें खाक में मिल गई। नुशाबा की नज़र जो हबीब पर पड़ी और इसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। सोच भी ना सकती थी कि ये दिन देखना होगा। नुशाबा के रोने की आवाज़ सुनकर हबीब को अंदाज़ा हो गया इसकी बेबसी का। वो मुर्दा कदमों से अपने कमरे में चला गया और सर पकड़ कर बैठ गया। नुशाबा को चैन न आ रहा था। वो इसी हालत में हबीब के पास पहुंची और बोली, मेरी बात सुनो, ये सब मुझसे पूछे बगैर हो रहा है। वालिदैन ज़बरदस्ती मेरी मंगनी सौ से कर रहे हैं, अब तुम ही कुछ करो। वो कहने लगा, जब तुमसे कुछ ना हो सका तो मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ बतौर मेहमान रहता हूँ और तुम्हारा अपना घर है। मेरे दिल में अपना ख्याल भी तुम ही ने डाला था। अगर जुर्रत ना थी तो इतनी बातें नहीं करनी थी। अब जैसा भी हो रहा है ठीक समझकर कबूल कर लो और ख़ुद को संभालो। ये कहकर इसने अपना ब्रीफकेस उठाया और चला गया। नुशाबा की उम्मीद टूट गई। इसने रो धो कर मंगनी की अंगूठी पहन ली। इसके बाद हबीब ने किराए पर मकान तलाश कर लिया और अकेला ही रहने लगा। पास कोई भी हमदर्द ना था, क्योंकि इन दिनों वो अपनी ज़ात से बिल्कुल बेगाना हो गया था। मैले कपड़ों में दफ्तर चला जाता और कभी हवाई चप्पल पहनकर जूते तक पहनने का होश ना था। इसे बुखार रहने लगा। एक दिन तेज़ बुखार था। जब बुखार उतरा तो ज़ुबान में लकनत पैदा हो गई। अब वो अपना सर नहीं संभाल सकता था। इसके असाबी निज़ाम में कुछ गड़बड़ वाक़या हो गई थी। इसको दोस्त पहले अस्पताल और बाद में इसके वालिदैन के पास ले गए। इसको गांव के हकीम को दिखाया और कुछ जड़ी बूटियों से देसी इलाज करवाए, मगर अफाका न हुआ। रफ्ता रफ्ता इसका ऐसा हाल हो गया कि वो हाथ में पानी से भरा हुआ गिलास भी ना पकड़ सकता था। दोबारा इसे शहर ले आए, एक माहिर डॉक्टर को दिखाया। इसने कहा, बहुत देर हो चुकी है, शुरू में ले आते तो शायद इलाज हो पाता। गर्ज इसने ला इलाज करार दिया। कहा कि कमर की सर्जरी से एक चांस है, मगर मोहरों का ये ऑपरेशन अगर नाकाम रहा तो मुकम्मल माजूरी का खतरा है। 50-50 सही होने का इम्कान है। इस पर हबीब के वालिदैन ने सर्जरी कराने की हिम्मत ना की और बेटा हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गया। हर एक को अजनबी निगाहों से देखता था। नुशाबा को कुछ पता ना था कि हबीब की क्या हालत है। वो कभी गाँव नहीं गई थी और ना जा सकती थी। अलबत्ता इसके अब्बू जाते थे और भतीजे को देख आते थे, मगर वो घर में किसी से अपने भतीजे की बीमारी का तज़किरा ना करते थे। मंगनी के 4 माह बाद शादी का सिलसिला शुरू हो गया। इधर नुशाबा की शादी की शहनाइयाँ बज रही थीं, उधर हबीब की बीमारी में पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही थीं। ताहम वो चुप रहता था, जैसे किसी ने इसके लबों पर ताले लगा दिए हों। शादी का दिन आ गया। नुशाबा दुल्हन बन गई। इसके चेहरे पर खुशी ना थी, सजा हुआ चेहरा उजाड़ लग रहा था। वो इतनी दुखी हो रही थी, दुख से भी रो भी नहीं सकती थी। इसके तमाम सुनहरे ख्वाब चिकनाचूर हो चुके थे। शादी के दिन भी वो दुआ मांग रही थी कि हबीब आ जाए। इसको खबर ना थी कि इसका ना आना बेहतर था। निकाह के वक्त रजिस्टर पर दस्तखत करते हुए इसका हाथ कांप रहे थे। मेरी अजीज़त जान सहेली किसी और की दुल्हन बनकर ब्याह कर अपने घर चली गई। वो अब खामोश खामोश रहती थी, क्योंकि इसके ज़हन में हबीब की तस्वीर जम गई थी। वो इसे भुला ना सकती थी। दूल्हा देखने में भला था, मगर अच्छा आदमी ना था, किसी और का तो नुकसान ना करता था।
मगर अपनी बुरी आदतों से खुद को नुकसान ज़रूर देता था। वो नौशाबा के साथ ठीक रहता था, मगर इसकी अपनी एक पर्सनल ज़िंदगी थी जिसकी वजह से बीवी नज़रअंदाज होती थी। दौलत काफ़ी थी और वो बगैर दोस्तों के रह नहीं सकता था। दौलत भी बगैर मेहनत के इससे मिल गई थी। वह ऐसे लोगों में से था जिनके दम से बालाखाने आबाद होते थे। वो ऐशो इशरत की महफिलों का रसिया था। उम्र में भी नौशाबा से 15 बरस बड़ा था। माँ सौद को समझाती, मगर वो इन मशागल का इस कदर आदी हो चुका था कि अगर खुद को रोकता भी तो कदम नहीं रुकते थे। किसी रोज़ ना जाने का अहद कर लेता, तब दोस्त बुलाने आ जाते। इसकी आदतें भी दरगुजर हो जाती। वो रात को देर से आने के सिवा नौशाबा को और कोई तकलीफ नहीं देता था। इसके साथ सख्त लहजे में बात नहीं करता था। बीमार होती तो डॉक्टर के पास ले जाता, मैके जाने से भी मना ना करता, कोई बदसलूकी भी ना करता। बस ये चाहता था कि बीवी इसके प्राइवेट मामलात में दखल ना दे और ना ही इससे पूछा करे कि तुम रात को क्यों देर से घर आते हो और कहाँ रहते हो। वो बीवी के दबाव के बगैर बिल्कुल आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, जैसे गैर शादीशुदा मर्द ज़िंदगी गुजारते हैं। अब इसकी तरफ से सभी घर वालों को परेशानी लाहक रहने लगी कि वो आए दिन पुलिस को मतलूब रहता था। माँ बाप सोचते, आखिर इसकी ऐसी क्या सरगर्मियाँ कि पुलिस इसका पूछने दरवाजे तक आ जाती है। वो थाने जाकर रकम भराता और वो लोग कुछ अरसा चुप बैठ जाते। खुदा जाने इसने किस किस्म के मुजरमाना रवाबत बढ़ा लिए कि जिसकी वजह से पुलिस घर तक आ जाती थी। इसी वजह से घर वाले परेशान रहने लगे। एक दिन जब नौशाबा मैके आई, किसी ने इसको बता ही दिया कि हबीब का असाबी निज़ाम एक बार बहुत तेज़ बुखार के बाद मुतासर हुआ, तो वो अब तक ठीक नहीं हो सका है। अब वो व्हील चेयर पर रहता है। ये सुनकर मेरी दोस्त को बहुत सदमा पहुंचा। एक तरफ शोहर की बेराह रवी का दुख, दूसरी जानब हबीब की बीमारी का सुनकर इसका सुकून ख़त्म हो गया और इसे चुप लग गई। दिन रात सोचते रहना इसका मामूल हो गया। वो किसी बात में दिलचस्पी ना लेती थी और ना कहीं आती जाती थी। इसकी ज़िंदगी चार दीवारी तक महदूद होकर रह गई। हत्ता कि मैके भी ना आती। एक रात 12 बजे जब वो अपने बिस्तर पर दराज थी और अपनी ज़िंदगी के बेकैफ़ी के बारे में गौर कर रही थी, इसने दर पर दस्तक सुनी। इसके ससुर दरवाजे पर गए, समझ रहे थे कि बेटा घर आ गया है। मगर इसका बेटा आज घर तो मामूल से जल्द आ गया था, मगर अपने कदमों पर नहीं आया था, बल्कि दोस्तों के कंधों पर आया था। उन्होंने बताया कि किसी जगह एक झगड़े में सौद को गोली लग गई है और वो ज़ख्मी है। रात का वक्त था। वो इसको अस्पताल ले जाने की बजाय शदीद जख्मी हालत में घर उठा लाए थे। खुदा जाने ये कैसे दोस्त थे। वो इसकी बेजान से सरापे को बूढ़े बाप के हाथों में थमाकर चले गए। सौद की नब्ज डूब रही थी, जिस्म से काफी खून बह चुका था। घर में खलबली मच गई। बाप ने मदद के लिए पड़ोसियों को आवाज दी। वो सब मिलकर इसको गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में सौद ने दम तोड़ दिया। अस्पताल तक जाने की नौबत ना आई। बाप तो कमर को पकड़कर दीवार के साथ लग गया। सऊद इसका इकलौता लखते जिगर था। पता चला कि बालाखाने पर गाना सुनते हुए झगड़ा हुआ और एक तमाशबीन से गोली चल गई जो नशे में था। दोस्त भी वही थे जिन्होंने अस्पताल ले जाना मुश्किल जाना। वो इस केस में फंसने को तैयार ना थे। सो ऐसों की दोस्ती ऐसे ही लोगों से होती है जो वफा और लिहाज से खाली होते हैं। नौशाबा पहले ही अपसेट थी, अब तो नीम पागल हो गई। वो जड़कर बाप के दर पर आ गई। आज माँ पछता रही थी कि इसने दो दिलों ही को नहीं, तीन घरों को उजाड़ दिया था। आंटी अब पछता रही थी कि इनसे कितनी भूल हो गई। जुबैदा से रिश्ता जरूर था, लेकिन इनके लड़के के बारे में तहकीक ना की। कम अज कम सौद के बारे में कुछ मालूम कर लिया होता। बहन की मोहब्बत में आंखें बंद करके बेटी को तबाही की आग में झोंक दिया। अब बेटी दुखी थी तो इनका दिल भी खुश ना था। नौशाबा काफ़ी अरसे तनहा रही। वो घर में बीमार पड़ी सुलगती रहती। माँ बाप इसको मुलाजमत करने की इजाज़त भी ना देते थे। मैं एक रोज़ इसके घर गई तो इसकी हालत मुझसे देखी ना गई। मैंने आंटी को समझाया कि अगर नौशाबा मुलाजमत करना चाहती है तो इसे करने दें। इस तरह इसका ध्यान बटेगा और दिल बहल जाएगा। वो माशरे में अपना कुछ तामीरी किरदार अदा कर सकेगी। यूं घर में एक कैदी की तरह बंद रहकर तो वो अपनी आग में जल कर राख हो जाएगी। उन्होंने मेरी बात की लाज रख ली और बेटी को मुलाजमत की इजाज़त दे दी। मैंने नौशाबा के लिए अपने स्कूल में जॉब की गुंजाइश निकाली और वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ाने लगी। जब वो घर से निकली, इसके रवैये में काफ़ी तब्दीली आई। स्कूल के बच्चों में इसका दिल लग गया।
وہ اب ان کے درمیان ہنستی مسکراتی تو بہت اچھی لگتی۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ہی ایسی نیک اور اچھی لڑکیاں ہیں جو والدین کے غلط فیصلوں کے باعث اجڑ جاتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو اگر کوئی تعمیری کردار ادا کرنے کا موقع میسر آ جائے تو ان کی زندگیاں مزید تباہ حال نہ ہوں اور نہ وہ گھٹن کا شکار ہو کر خود کو بیکار سمجھنے لگیں۔ نوشابہ کے معاملے میں تو میرا یہی تجربہ ہے۔